हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक जैन और आज हम लोग प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, हैशिंग टेक्निक। हैशिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को, जो हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं मेमोरी को यूज़ करके। क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए आज के समय में टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। आप मेमोरी तो इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन टाइम को आपको बचाना होता है। तो अगर आप कोई भी एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो तो आपका मेन मोटिव होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो जाए और उसका सॉल्यूशन अच्छे से इजीली डिज़ाइन हो जाए। आप यही चाहते हो? तो उसको हैशिंग टेक्निक कई जगह पर यूज़ में आती है और कई बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में इस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जिसमें कि अगर आपने इस टेक्निक को यूज़ करके आंसर दे दिया, तो आपका सिलेक्शन एक कदम आगे बढ़ जाएगा। तो उसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोला जा रहा है प्रोग्राम टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन एन एरे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक एरे गिवन है और उस एरे में कई सारे नंबर्स मौजूद है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये एरे में नंबर मौजूद है 2, 4, 8, 4, 3, 1, 2, 8, 6, 5, 4। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको गिवन है। अब आपको क्या प्रिंट करना है? आपको प्रिंट करना है काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन एन एरे। मतलब उस एरे में जितने नंबर्स प्रेजेंट है, वो कितनी बार अकर हुए हैं, वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर मैं पूछूं 2 कितनी बार इस एरे में आया है, तो अगर आप देखोगे तो 2 जो है वो 2 टाइम्स अकर हुआ है। तो आप बोलोगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 की, वो 2 है। मैं आपसे पूछता हूँ 1 कितनी बार आया है, तो 1 जो है वो 1 टाइम आया है। 3 कितनी बार आया है, तो 3 जो है वो भी 1 टाइम आया है। 4 कितनी बार अकर हुआ है, तो 4 1 2 3 3 टाइम्स अकर हुआ है। 5 1 बार आया है। 6 भी 1 टाइम आया है। ठीक है, 7 नहीं आया है और 8 2 टाइम्स अकर हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो हमें हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। अब आप थोड़ी सी देर के लिए ये सोचो कि अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि मैं क्यों ना इस नंबर को पकड़ूं और सबसे कंपेयर करवाऊं इसको कि ये नंबर कितनी बार आया है, और मैं उसको काउंट प्लस प्लस करता जाऊंगा। बिल्कुल, ये अप्रोच हो सकती है। ठीक है, तो क्या ये अप्रोच सही है? पहले इसको चेक करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में जब भी कोई सॉल्यूशन आता है, आप तुरंत उसको बता देते हो बिना उसको एग्जीक्यूट करे कि क्या ये अप्रोच सही है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? तो आपने सोचा कि पहले मैं एक आई ले लूँगा, जो ये सिलेक्ट करेगा एक एलिमेंट को और उसको मैं सबसे कंपेयर कराऊँगा। ठीक है? तो आपने 2 को सिलेक्ट किया और 2 को सबसे कंपेयर करवाया और काउंट को प्लस-प्लस करते जाओगे। ठीक है? तो आपने काउंट नाम का वेरिएबल बनाओगे, उसके अंदर स्टार्टिंग में 0 होगा और आप उसको i+1 से कंपेयर कराना शुरू करोगे। तो j में असाइन करोगे i+1। ठीक है? एक और लूप लगाओगे और i+1 से। तो एक तरीके से आप ऐसा कोड के फॉर्म में सोच सकते हो कि आप i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n-1 तक का लूप चलाओगे और i प्लस प्लस करोगे। अगर किसी को ये लॉजिक लूप वाला समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये कैसे लिखा, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और j लेस देन n और j प्लस प्लस आप यही करना चाहते हो। आपने ये सोचा कि मैं 0 वाले इंडेक्स को लूँगा और उसको 1, 2, 3 सबसे कंपेयर करवाऊँगा। मतलब आपने 2 को पिक किया और आपने सबसे कंपेयर करवाया। 4 से, 8 से, 4, 3, 1, 2 और जैसे ही वो इक्वल मिला, आपने काउंट प्लस प्लस कर दिया 1। तो जैसे-जैसे इक्वल मिलता गया, आपने प्लस प्लस कर दिया, तो आपको पता चल गया कि आपका स्टार्टिंग में मान लो आपने काउंट 1 से लिया, आपने काउंट 1 से इनिशियलाइज़ करा और फिर जैसे ही आपको पहली बार 2 मिल गया, तो आपने बोला पहले भी 1 मिला था, अभी पहले भी एक 2 था, अभी भी एक 2 था, तो ये हो गया काउंट 2 और आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, आपको लग रहा है अभी सही है। आपने i प्लस प्लस किया, i प्लस प्लस किया तो आप नेक्स्ट लूप पे आ गए, तो i की वैल्यू हो गई 1। i की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब अब आपने सेलेक्ट किया 4 और अब आप चेक कर रहे हो कि 4 कितनी बार आया है। तो i प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि अगर आपने 4 को सिलेक्ट किया है तो आप नेक्स्ट नंबर से कंपेयर करवाना शुरू करोगे ना। तो इसीलिए अब जब i की वैल्यू 1 हो गई है, जब i की वैल्यू 1 हो गई है, तो j को हम 2 से कंपेयर कराना शुरू करेंगे, इंडेक्स 2 से, क्योंकि ये एरे है।
एरे है तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो अब हम आई की वैल्यू अगर 1 है, मतलब इंडेक्स अगर 1 है, तो सेकंड इंडेक्स से हम कंपेयर करवाना शुरू करेंगे। तो 4 को कंपेयर कराएंगे 8 से, 4 से, सबसे कंपेयर कराएंगे। तो जब हमें एक बार मिलेगा यहाँ पर 4 और दूसरी बार मिलेगा, तो हमारे यहाँ पे काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी होगी। ऑब्वियसली आप काउंट को दोबारा से 1 से इनिशियलाइज करके दोबारा से प्लस प्लस करोगे। ये बात आपको याद रखना है कि जब भी एक लूप स्टार्ट होगा, आपको काउंट को दोबारा से इनिशियलाइज करना पड़ेगा 1 से। ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपका ये कोड बिल्कुल सही चल रहा है, 3 प्रिंट हो गया, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन रुकिए, आपने ये सॉल्यूशन अभी गलत बनाया है। अब होगा क्या? अगला नंबर 8 आएगा, बिल्कुल सही है, आपका 8 के लिए 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगला नंबर फिर से 4 आ गया और आप फिर से 4 को काउंट कर रहे हो उसके आगे से। तो आपको अब आपकी आई की वैल्यू हो चुकी है 3। ध्यान से देखो, अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? एक-एक करके आप आई को प्लस प्लस कर रहे हो। आई की वैल्यू हो चुकी है 3, तो अब आप इस पे आ चुके हो। अब आप फिर से दोबारा से 4 को काउंट कर रहे हो और अब आपको 2 बार 4 मिल चुका है। लेकिन 4 को आप ऑलरेडी काउंट कर चुके थे। अब आपको दोबारा से 4 मिल गया। मतलब जो नंबर आप पहले से काउंट कर चुके हो, वही नंबर आप दोबारा से काउंट कर रहे हो। ये इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है। तो क्या ये वर्क नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आप क्या कर सकते हो? आप एक एक्स्ट्रा एरे ले सकते हो, जिसके अंदर आप उन नंबर्स को लिखते जाओगे जो ऑलरेडी आप चेक कर चुके हो। चेक्ड नंबर्स, जो नंबर आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, उनको आप इसमें लिखते जाओगे। तो जैसे कि आपने 2 चेक कर लिया, तो आपने 2 को इसके अंदर रख दिया। जब आप 4 को पिक करोगे, तो आप चेक करोगे कि क्या वो इस एरे में मौजूद है क्या? अगर इस एरे में मौजूद है, मतलब उस नंबर को आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो। अगर वो इस एरे में मौजूद नहीं है, मतलब आपने उस नंबर को चेक नहीं किया है, तो यहां पर आप उस नंबर को रख दोगे और उसको काउंट कर लोगे। ठीक है, फिर 8 आया, 8 को भी आपने चेक किया कि इस चेक एरे में है क्या? नहीं, तो उसको चेक एरे में रखा और उसको काउंट कर लिया। अब जब दोबारा से 4 आएगा, तो आप पहले उसको इस एरे में देखोगे, चेक्ड एरे में। तो चेक्ड नंबर में आपको 4 मिल गया, इसका मतलब आप उसको चेक नहीं करना है, आपको उसको आगे बढ़ जाना है। तो ये अप्रोच वर्क कर सकती है, लेकिन वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एरे की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आप ये स्टोर करोगे कि क्या ये नंबर ऑलरेडी चेक है या नहीं। अब आप मुझे बताओ कि इस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? अगर आप देखोगे, तो इस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम से मिनिमम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की तो रहेगी ही। क्यों? क्योंकि आपने ये 2 नेस्टेड लूप लगाओगे, ठीक है? अब किसी-किसी को लगेगा कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 लूप लगेगा, 2 लूप लगेगा आई और जे इसके लिए और 1 लूप लगेगा इसके लिए। नहीं, क्या है कि जब आपकी आई की वैल्यू 0 होगी, तो आप अंदर आओगे और इस लूप में चेक करोगे, है ना? मान लो कि इसके लिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ के, ठीक है? तो यहाँ पर आप फॉर लूप लगाओगे, के इक्वल टू 0 से लेकर के लेस देन एन जितने भी नंबर्स इस चेक्ड एरे में डले हैं और के प्लस प्लस करते जाओगे, है ना? के लेस देन एन, के प्लस प्लस। तो यहाँ पे आप एरे को चेक करोगे, ठीक है? तो एरे को चेक करोगे, तो यहाँ पर ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जब लूप खत्म होगा, उसके बाद आपका ये फॉर लूप स्टार्ट होगा, जे वाला। जे वाला जो लूप है वो इसके बाद स्टार्ट होगा। अगर आपको चेक्ड एरे में नहीं मिलता है, तो ही आप आगे भेजोगे, नहीं तो आप आई प्लस प्लस पे कंटिन्यू कर जाओगे, ठीक है? तो फिर आई प्लस 1 से आपका ये स्टार्ट होगा। जिन लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट समझ में आ जाए, वो ठीक है, नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले मेरे वीडियोस को आप देखो, एल्गोरिदम में डला हुआ है, उसमें मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाया हुआ है, वो देखो। तो मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है कि अगर एक के अंदर एक लूप आता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और अगर कंसेक्यूटिव होता है, तो इनको हम अलग मानेंगे। तो ये भले ही हमें लग रहा है कि एक फॉर लूप के अंदर 2 फॉर लूप है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं एन क्यूब तो नहीं हो जाएगी? नहीं, एन क्यूब नहीं होगी, एन स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि जब ये लूप खत्म होगा, उसके बाद अगला लूप स्टार्ट हो रहा है। तो एक तरीके से ये 2 नेस्टेड लूप की तरह ही काम करेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर मिनिमम होगा? सॉल्यूशन बना लिया है हमने, आंसर हमारा आ जाएगा, लेकिन क्या हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं? तो अब यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा हैशिंग का। हैशिंग टेक्निक को यूज करके हम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ एन पे ले जा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एन मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ एन मतलब कि हम इस एरे में सिर्फ एक बार ट्रेवर्स करेंगे
और हमें हर नंबर की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। आप सोचोगे क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या ये सच में पॉसिबल है कि मैं हर एक एरे के एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार देखूंगा? पहले मैंने देखा 2, ठीक है, फिर मैंने देखा 4, ठीक है, फिर मैंने देखा 8, तो मैं शुरू से आखिरी तक जाऊंगा। अगर ये n साइज का एरे है तो इसका मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ n, मतलब सिंगल एक लूप में मेरा काम हो जाएगा i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n, i प्लस प्लस, सिर्फ एक लूप में मेरा काम हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि मैं सिर्फ एरे को एक बार देखूं और मुझे हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे होगा? उसके लिए हम यूज करेंगे हैशिंग टेक्निक। हैशिंग टेक्निक और कुछ नहीं है, सिंपल, हम एक एक्सटर्नल एरे को यूज करेंगे। एक एक्स्ट्रा एरे को यूज करूंगा और उस एरे को हम बोलेंगे हैश। इस एरे को हम हैश बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इस एरे का साइज कितना होगा? तो इस एरे का साइज हम उतना रखेंगे जितना कि मुझे अंदाजा हो कि मैंने जो एरे बनाया है उसमें सबसे बड़ा नंबर कितना हो सकता है। अगर आप कोई एरे ले रहे हो या अगर आप किसी को फ्रीक्वेंसी काउंट करना चाह रहे हो तो आपको ये तो पता होगा कि उसके अंदर कितना बड़ा नंबर हो सकता है। 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कितना होगा? अगर आपको बस इतना आइडिया रहे कि हाँ, बड़े से बड़ा नंबर जो है वो इतने साइज का हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो आपने उतने साइज का एरे बना दिया। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे एरे में 10 से बड़ा नंबर होगा ही नहीं, तो मैं एरे का साइज ले लूंगा 10। अगर मुझे पता है कि मेरे नंबर एरे में कोई भी नंबर 100 से बड़ा नहीं होगा, तो मैं 100 साइज ले लूंगा। आप अपना मैक्सिमम साइज ले लो। और मैंने कहा कि अभी हमें मेमोरी की चिंता नहीं करनी है, अभी हमें टाइम बचाना है। हमारा मोटिव है टाइम बच जाए। तो हमने 10 साइज का एरे ले लिया। तो 10 साइज का मैंने एरे लिया, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। ये 10 साइज का मैंने एरे ले लिया और ये इसके इंडेक्सेस है। अब देखो हैशिंग टेक्निक क्या करने वाली है। अब हम सब में जीरो फिल कर देंगे। सब में क्या कर देंगे, इस पूरे एरे में जीरो फिल कर देंगे, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है ना, ये हमारे नंबर हैं, समझ लो। तो जैसे कि अब मैं इस एरे पे ट्रेवर्स कर रहा हूं, तो जब मैं इस एरे पे ट्रेवर्स कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे मिला 2। जैसे ही मुझे 2 मिला इस एरे में, ठीक है, अब आई की वैल्यू 0 है, तो आई की वैल्यू 0 है मतलब मुझे क्या मिला, 2। तो जैसे ही मुझे 2 मिला तो मैं इस हैश एरे के 2 इंडेक्स पे चला जाऊंगा। आपको पता है इस एरे के हैश इंडेक्स 2 पे जाना बहुत आसान है, डायरेक्ट हम किसी भी एरे पे किसी भी इंडेक्स पे जा सकते हैं। तो जैसे ही मुझे 2 मिला, इस इंडेक्स 2 पे मैं जाऊंगा और उसको 0 से कर दूंगा 1, मतलब इंक्रीमेंट कर दूंगा। जो भी वैल्यू उस पर रखी है वो इंक्रीमेंट कर दिया। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि मुझे 2 मिला है फर्स्ट टाइम। फिर मेरा हुआ आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस हुआ तो अब मैं चला गया किस पर? अब मेरा आई प्लस प्लस हो गया तो अब मैं चला गया 4 पर। अब जैसे ही मुझे 4 मिला तो मैं इस हैश एरे के 4 इंडेक्स पे जाऊंगा और उसको कर दूंगा प्लस प्लस। तो इसका मतलब मैंने कहा कि 4 जो है वो मुझे फर्स्ट टाइम मिला है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पर हम जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 8। तो जैसे ही मुझे 8 मिला, इस हैश मैप के 8 इंडेक्स पे हम जाएंगे। इस हैश मैप के 8 इंडेक्स पे जाएंगे और इसको कर देंगे प्लस प्लस, तो ये कर देंगे 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 मुझे फर्स्ट टाइम मिला है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है कि उस एरे को मैं, उस नंबर को मैं दोबारा से चेक करना है या नहीं करना है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब अगली बार मुझे मिला 4, देखो कितना कमाल हुआ। अब मुझे मिला 4, फिर से मैं 4 इंडेक्स पे गया। जैसे ही मुझे मिला 4, मैं 4 इंडेक्स पे गया और उसको कर दिया प्लस प्लस, तो ये हो गया 2। इसका मतलब मुझे 4 जो है वो सेकंड टाइम मिला है। क्या मैंने 4 को चेक किया कि ये ऑलरेडी चेक हो चुका है या नहीं? नहीं। फिर भी मुझे पता चल गया कि 4 जो है वो सेकंड टाइम मिला है। ये कमाल है हैशिंग टेक्निक का। ये टेक्निक जो है ये हैशिंग टेक्निक है। आगे गए, हमें मिला 3। तो हम इस हैश मैप के थर्ड इंडेक्स पर जाएंगे। इस हैश मैप के थर्ड इंडेक्स पर जाएंगे और वहां पे इसको कर देंगे प्लस प्लस, तो ये 0 से हो जाएगा 1। फिर अगला हम गए 1 पर और 1 इंडेक्स पर गए और इसको कर दिया 1। इस तरह से हमें सिर्फ इस एरे पर एक बार ट्रेवर्स करना है। आखिरी में मैं चला जाऊंगा 4 पर
और 4 पे 2 रखा है, इसको कर देंगे 3। तो जब हम पूरे इस एरे को ट्रेवर्स कर देंगे, हमारे पास वो सारे नंबर्स होंगे और उनके इंडेक्सेस पे हमें पता रहेगा कि उसके जो अंदर वैल्यू रखी है उससे पता चल जाएगा कि वो नंबर कितनी बार अकर हुआ है। कितना कमाल है। ठीक है, अब इसको कोड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब बात आती है कि हमने लॉजिक तो समझ लिया, कोड कैसे लिखेंगे? तो देखो, मान लो कि इस एरे का नाम है ए, तो इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ए आई। ठीक है ना? तो अगर मुझे इस एरे को एक्सेस करना है तो इस एरे के एक एक एलिमेंट को मुझे पिक करना है, तो मैं करूंगा ए ऑफ आई। ठीक है, तो ए ऑफ आई करूंगा, तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो मैं 2 को एक्सेस कर रहा हूं, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो मैं 4 को एक्सेस करूंगा, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो मैं 8 को एक्सेस करूंगा, ऐसे करके मैं बढ़ता जाऊंगा। तो ए ऑफ आई करना है, मुझे एक एक नंबर मिलता जाएगा। और मान लो कि इस एरे का नाम है हैश, इस एरे का नाम है हैश, तो अगर मैं हैश 0 बोलूंगा तो 0 इंडेक्स आ जाएगा, अगर हैश 1 बोलूंगा तो 1 इंडेक्स आ जाएगा, अगर हैश 2 बोलूंगा तो 2 इंडेक्स आ जाएगा। और मुझे उसको करना है प्लस प्लस, तो मुझे हैश को करना है प्लस प्लस, लेकिन मुझे यहां पर 0 1 2 3 नहीं लिखना। जो ये मेरा एरे रिटर्न करने वाला है नंबर, वो मुझे यहां लिखना है। समझ गए? अगर मेरे ए ऑफ 0 पे, अगर मेरे आई की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, अगर आई की वैल्यू 0 है तो ए ऑफ आई का मतलब क्या हो गया? ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 मुझे क्या देगा? 2। तो ये जो 2 है इसको मुझे यूज करना है मेरे हैश में, कि मेरा जो हैश नाम का एरे है उसके 2 इंडेक्स को मुझे प्लस प्लस करना है। मैं यही चाह रहा हूं। अच्छा, 2 के बाद अगली बार 4 लिखा होगा, उसके बाद 8 लिखा होगा। तो जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, A1 A2 A3 की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और वही वैल्यू मुझे यहां लिखनी है। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ये जो 2 है इसकी जगह पर मैं A ऑफ आई लिख दूं? ठीक है ना? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि जो ए ऑफ आई रिटर्न करेगा उसको मुझे हैश का इंडेक्स बना देना है? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर यहां पर आई की वैल्यू 0 हुई तो ए ऑफ 0 हो जाएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। इमेजिन कर पा रहे हो? जब आई की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर ए ऑफ 0 आ जाएगा, और इस जगह पर ए ऑफ 0 की जगह पर आ जाएगा 2। तो ये बन जाएगा ए हैश 2। तो हैश 2 के इंडेक्स पर हम जाएंगे और उसको करना है प्लस प्लस। देखो, इतना सा 2 लाइन का कोड है, समझने में जरूर आपको टाइम लगा होगा, लेकिन आप देखो आपने अपने कोड को कितना सिंपल कर दिया। सिर्फ 2 लाइन का कोड है, एक फॉर लूप और एक हमारा कोड, बस हमारा काम खत्म। अब एक लूप और लगाएंगे और हैश की सारी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से बिना टाइम गवाए। यहां पर मैं मेन फंक्शन बना देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं मेन फंक्शन बना देता हूं, सी लैंग्वेज में मैं कोड लिख रहा हूं। ठीक है, और एक वेरिएबल बना देता हूं आई। ठीक है, और एक मैं एरे बना देता हूं, जिसको कि मैं साइज ले लेता हूं लेट से 10 साइज का एरे, और उसके अंदर मैं वैल्यूज ऐसे ही कोई भी रैंडम वैल्यूज रख देता हूं, 2 3 5 4 3 2 5 6 3 4 7 8, ऐसी मैंने कोई भी वैल्यूज ले ली। कितनी वैल्यूज हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 8 9 10, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो वैल्यूज ज़्यादा आ गई हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज आ गई। और अब मैं एक हैश बना देता हूँ। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि हैश नाम रखो, आप एरे का नाम कुछ भी रख सकते हो, है ना? वो तो मैं समझाने के लिए आपको रख रहा हूँ। तो इस एरे का साइज मैं कितना रखूंगा? मुझे पता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 100 नंबर्स इसके अंदर आ सकता है, तो मैं 100 साइज का एरे बना लूंगा। कितने भी साइज का आप एरे बना लो, और इस करली ब्रेसेस में 0 रख दो, तो इससे क्या होगा कि इस पूरे एरे में 0 आ जाएगा। ये सब चीजें मैंने सी लैंग्वेज के फुल कोर्स में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने इस तरह से करली ब्रेसेस में 0 लिख दिया तो इसका मतलब कि इस एरे के सारे एलिमेंट्स में अब 0 आ चुका है। अब क्या करना है? बस सिंपली आपको लूप स्टार्ट करना है आई इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जाना है? आई लेस देन 10 तक। क्यों? क्योंकि आपका जो एरे ए है वो 10 एलिमेंट्स का है, और आई
प्लस प्लस करोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कुछ भी इफ एल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधे आपका हैश लो और उसको प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो हैश को आपको प्लस प्लस करना है, लेकिन किस इंडेक्स पे प्लस प्लस करना है, जिस एरे के अंदर आप, जिस इंडेक्स जो एरे है उसके अंदर जो वैल्यू रखी है उस इंडेक्स को। तो वो वैल्यू कहां से मिलेगी, ए ऑफ आई से, ए ऑफ आई, ठीक है। तो देखो, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर 0 आ जाएगा, और ए ऑफ आई आपको देगा 2, तो ये हो जाएगा #2 और उसको प्लस प्लस कर दोगे, बस खत्म। अब एक लूप लगा देते हैं वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो यहां पर हम फॉर लूप लगा देते हैं। फिर से मैं इस फॉर लूप को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं हूं थोड़ा आलसी। तो मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर मैं कंडीशन लगा दूंगा। क्या, मुझे कंडीशन ये लगानी है कि मुझे वैल्यू तभी प्रिंट करनी है जब हैश 0 ना हो, क्योंकि आपको पता है कि हैश में मैंने सब जगह 0 रखा है। तो अगर कहीं पर 0 है, इसका मतलब कि वो नंबर मेरे मेरे एरे में मौजूद नहीं है, तो मुझे उसको प्रिंट भी नहीं करना उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मुझे सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करना है जहां पर मेरा इंडेक्स 0 ना हो। तो इसका मतलब कि अगर हैश ऑफ आई हैश ऑफ आई अगर 0 नहीं है, तो ही मुझे उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो मुझे प्रिंट करना है दोनों चीज, नंबर भी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। तो मैं नंबर भी प्रिंट करना चाह रहा हूं, जो कि %d आएगा, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी भी प्रिंट करना चाह रहा हूं, जो कि %d है। अब आप मुझे सोच के बताओ थोड़ा, कि कैसे मुझे पता चलेगा कि नंबर कौन सा है, और कैसे मुझे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है। शायद आपने सोच लिया होगा और आपने बिल्कुल सही सोचा है, नहीं सोच पाए हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, मुझे दो चीजें प्रिंट करनी है, नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी। अब आपका जो हैश था, ठीक है ना, आप याद करो, आपका ये जो हैश एरे था, अगर उसके इंडेक्स अगर 2 था और उसके अंदर 4 रखा था, ये आपका हैश एरे की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपका नंबर है 2, आपका नंबर है 2, और अब उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस होके होते 4 हो चुकी है, तो ये जो 4 रखा है वो फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब आपका जो एरे था, उसका इंडेक्स नंबर को बता रहा है, और उसके अंदर रखी हुई वैल्यू फ्रीक्वेंसी को बता रही है। तो इसका मतलब, अगर आपको नंबर प्रिंट करना है तो वो उसका इंडेक्स होगा, और अगर आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है, तो वो उसकी वैल्यू होगी, मतलब हैश एरे पर रखी हुई वैल्यू, हैश एरे पर रखी हुई वैल्यू। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि नंबर क्या होगा, वो इंडेक्स, और वैल्यू कौन सी होगी, उस पर रखी हुई वैल्यू। अगर नहीं है आया समझ में, तो एक बार पेन पेपर पर सॉल्व करके देखो, ठीक है। और बस इसको मैं रन कर देता हूँ, लास्ट में रिटर्न 0 लिख देते हैं। अगर आप बोलोगे कि हैश इंक्लूड वगैरह क्यों नहीं लगाया है, तो आप थोड़ा पढ़ाई करो, बिना हैश इंक्लूड लगाए प्रोग्राम चलता है। कब चलता है और कब नहीं, आपको थोड़ा सा पढ़ो, मैंने पढ़ाया हुआ है ये सब चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग था, सेमीकोलन लगा दिया, और इसको हम रन करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। बैकस्लैश n डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, बैकस्लैश n डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ये देखिए, आप अपने एरे को इससे ज़रा कंपेयर करवाइए। 2 कितनी बार आया है, देखिए 2 जो है वो 2 बार आया है, ठीक है ना। आप ज़रा कंपेयर करवाइए। तो यहाँ पर 2 आपका कितनी बार आया है इस एरे में, 2 2 बार आया है, तो देखो नंबर 2 है और वो 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो देखो 3 जो है वो 3 टाइम आया है। 4 कितनी बार आया है, 4 1 टाइम और 2 टाइम, 4 2 टाइम आया है, तो देखो 4 2 टाइम्स आया है। 5 भी कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। और 6 1 टाइम आया है, और देखो नंबर भी सॉर्टेड ऑर्डर में आए हैं, 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि हैश में हम एक एक करके इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं। तो नंबर की फ्रीक्वेंसी भी प्रिंट हुई है, और नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में भी प्रिंट हो गया। तो आप देखो, जरूर आपको इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और इसको समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन आप सोचो कि इस कोड को लिखने में कितना टाइम लगेगा, मात्र 1 से 2 मिनट। और कोड कितना सिंपल है, सिर्फ अगर आप देखोगे तो ये तो प्रिंट करने का कोड है, तो प्रोग्राम तो सिर्फ इतना ही है। 2 लाइन में आपने अपना लॉजिक लिख दिया,
और 2 लाइन भी नहीं, देखा जाए तो सिर्फ एक ही लाइन का कोड है, बस ये कमाल है हैशिंग का। दिस इज कॉल्ड हैशिंग। तो आई होप आपको इस वीडियो में एक नई चीज सीखने को मिली होगी, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, और यहां पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो चुकी है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और भी इसके अप्रोचेस हो सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा सोचिए इसको क्या इंप्रूव कर सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये कि यहां पर अगर नंबर्स नेगेटिव हुए, तो उसको कैसे यूज करोगे, क्योंकि आप किसी एरे में नेगेटिव इंडेक्स तो रख नहीं सकते हो, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है कि आप नेगेटिव इंडेक्स को कैसे पॉजिटिव बना सकते हो। सोचो, ट्राई करो, उसका आंसर बनाओ, और कमेंट में अगर हो सके तो आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसका सॉल्यूशन लिखो कि नेगेटिव नंबर के लिए भी इसको कैसे चलाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।